हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ठीक है, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। ठीक है, संसार के सभी जैव पदार्थ जो होता है ना, किससे बने हैं, तो वह कार्बनिक यौगिक से बने हुए हैं। ओके, जीव विज्ञानी जीवन के लिए किन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं। जीव विज्ञानी जो होता है ना, बायोलॉजी विद जो होता है ना, वह जीवन के लिए किन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं। ठीक है, तो एक है कार्बन, पहला जो होता है ना कार्बन है। उसके बाद में हाइड्रोजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में आप फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी जो आधारभूत रसायन है, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है या हार्मोन है, तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सभी जो होता है ना, किससे बने होते हैं, यही 6 मूल तत्वों से बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर से। ओके, किस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते थे, जीवन शक्ति के सिद्धांत पर। ठीक है, एक जीवन यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो होता है ना, जीवन शक्ति का सिद्धांत जो होता है ना, बर्जिलियस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्जिलियस ने दिया था। उसी के अनुसार जो होता है ना, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, पर कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में जीवन शक्ति के सिद्धांत पर नहीं बनाया जा सकता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत की परिकल्पना किसने किया था, तो रसायन शास्त्री बर्जिलियस ने किया था। बोहलर, कोल्ब और उसका बथेलोट। ठीक है, बोहलर, कोल्बे और बथेलोट आदि ने किस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को। ठीक है, जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया एक कोल्बे नामक वैज्ञानिक थे, बोहलर थे और बथेलोट ने। ठीक है, बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर दिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाने जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन था, तो वह था यूरिया, बोहलर ने बनाया। ठीक है, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल को बना दिया। ठीक है, CH3COOH जो होता है ना, CH3COOH जो होता है ना, एसिटिक अम्ल जो होता है ना, एसिटिक अम्ल को सर्वप्रथम किसने बना दिया, तो आपका कोल्बे ने बनाया। ठीक है, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल को बना दिया। उसके बाद में बर्थेलोट जो होता है ना, इसने मीथेन का संश्लेषण किया। ठीक है, तो कोल्बे, बर्थेलोट और बोहलर ने यूरिया का, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का और मीथेन का किसने बनाया, तो बर्थेलोट ने। इन्होंने जो होता है ना, जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में है कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों जैसे कि स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो अनुकारित जो होता है ना, स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस, स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है सबसे पहले मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। उसके बाद में हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो अम्ल। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो अम्ल, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो अम्ल। ओके, उसके बाद में है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, क्या कहलाती है, तो समजातीय श्रेणी कहलाएगी। कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला, कार्बन जो होता है ना, कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है, जिसमें कार्य करने का गुण जो होता है ना, समूह समान होगा लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, तो ये समजातीय श्रेणी कहलाएगी। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समजातीय में क्या होता है, CH2 जो होता है अलग होता है, बल्कि कार्यात्मक समूह भिन्न समान होते हैं, ये रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी समूह के कौन से बनाते हैं, तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। तो समजातीय श्रेणी का समूह कौन बनाता है, इथाइन, प्रोपाइन और एथ, प्रोप और ब्यूट। ठीक है, कौन होता है, एथ, प्रो, ब्यूट, यानी कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। समजातीय श्रेणी का समूह इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन बनाता है। ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन बनाता है। ओके, आईयूपैक पूरा नाम क्या है, IUPAC
IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। IUPAC का फुल नेम जो होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। यौगिक CH3, CH2 और CH3 का IUPAC नामकरण क्या है? प्रोपेन है, ठीक है। CH3, CH2 और CH3, CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेन है, ठीक है। एसिटिक अम्ल IUPAC का नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो होता है ना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC यूपैक नाम जो होता है ना, एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक का एथेनोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का यूपैक नाम क्या है? 2 ब्रोमो और 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। टर्सरी जो होता है ना, टर्सरी का मतलब होता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का यूपैक नामकरण क्या होता है? तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल प्रोपेन होता है। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है ना, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का यूपैक नाम 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का यूपैक नाम क्या होता है? 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। वाइनिल क्लोराइड का यूपैक नाम क्या होगा? क्लोरोएथीन होगा। वाइनिल क्लोराइड का यूपैक नाम क्या होगा? क्लोरोएथीन होता है। क्लोरोफॉर्म का यूपैक नाम क्या होता है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूपैक नामकरण क्या होता है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र जो होता है ना, CHCl3 होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म का जो होता है ना, CHCl3 अणुसूत्र होगा। और इसका यूपैक नाम जो होता है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। एलिल ब्रोमाइड का यूपैक नामकरण 3 ब्रोमोप्रोपीन होता है, ठीक है। एलिल ब्रोमाइड होता है ना, एलिल ब्रोमाइड में होता है 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है। 3 ब्रोमोप्रोपीन। एन प्रोपिल फ्लोराइड का यूपैक नाम क्या है? फ्लोरोप्रोपेन होता है। फ्लोरोप्रोपेन। एन प्रोपिल फ्लोराइड जो होता है, एन प्रोपिल फ्लोराइड का यूपैक नामकरण क्या होता है? तो फ्लोरोप्रोपेन होता है। कार्बोनिल समूह किसमें नहीं होते हैं? तो एथेनॉल में। कार्बोनिल समूह किसमें नहीं होता है? तो कार्बोनिल समूह किसमें नहीं होता है? तो एथेनॉल में नहीं होता है। कार्बोनिल समूह किसमें नहीं होता है? तो एथेनॉल में नहीं होता है, ठीक है। कार्बन के किस प्रकार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हैलोजन में, ठीक है। कार्बन के किस प्रकार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है? हैलोजन में। किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह OH होता है? तो ब्यूटेनॉल C4H9OH। किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह OH होता है? तो ब्यूटेनॉल में होता है। एल्डिहाइड क्या है? प्रोपेनॉल है। एल्डिहाइड क्या है? तो प्रोपेनॉल है। ठीक है। एल्डिहाइड क्या है? तो प्रोपेनॉल है। किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह OH होता है? तो वो होता है ब्यूटेनॉल में होता है। C4H9OH होता है, ब्यूटेनॉल में होता है। एल्डिहाइड क्या है? तो प्रोपेनॉल है, ठीक है। CHO कौन से कार्यात्मक समूह में रहता है? तो एल्डिहाइड में। CHO जो होता है ना, कौन से कार्यात्मक समूह में होता है? तो CHO जो होता है ना, यह कौन से कार्यात्मक समूह में होता है? तो एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। प्रोपेनोन में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो कीटोन। प्रोपेनोन में क्या होता है? कीटोन होता है। प्रोपेनोन में क्या होता है? कौन सा कार्यात्मक समूह होता है प्रोपेनोन में? तो कीटोन होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि हेक्सामेथिल डाइएमीन का सूत्र क्या है? तो हेक्सामेथिल जो होता है ना, NH2 मेथेन को, तो NH2 CH2 का होल 66 NH2, ठीक है। NH2 CH2 का होल 6 NH2, ठीक है। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन का क्या सूत्र है? तो हेक्सामेथिल डाइएमीन जो होता है ना, NH2 हो जाएगा। उसके बाद में CH2 NH2 CH2 का होल 6 NH2, ठीक है। एडिपिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो एडिपिक अम्ल का अनुसूत्र होता है HOOC CH2 का होल 4 COOH, ठीक है। COOH, ओके। एडिपिक अम्ल का जो होता है ना, एडिपिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो HOOC
HOOC, उसके बाद में हो जाएगा CH2। एडिपिक अम्ल जो होता है ना HOOC या COOH, CH2 का होल फोर्थ और COOH होता है। एक 3 ब्यूटाइन का अणुसूत्र क्या होता है? एक 3 ब्यूटाइन ब्यूटाडाइन 3 ब्यूटाडाइन अणुसूत्र क्या होता है? तो CH2 CH बराबर CH2। CH बराबर जो होता है ना, CH जो होता है ना टूटा दूसरा CH में, CH2 जो होता है ना टूटता है CH और CH2 हो जाएगा। CH2 CH टूट गया और CH2 होता है, ठीक है। एक 3 ब्यूटाडाइन। स्टायरिन का अणुसूत्र क्या होता है? स्टायरिन जो होता है ना C6H5CH बराबर CH2, ठीक है। स्टायरिन का अणुसूत्र क्या होता है? तो स्टायरिन का अणुसूत्र होता है C6H5CH। स्टायरिन का अणुसूत्र होता है C6H5CH बराबर CH2 होता है। मिथाइल प्रोपेन किसका समयावी है? तो N ब्यूटेन का। मिथाइल प्रोपेन किसका समावयवीय है? तो N ब्यूटेन का है। मिथाइल प्रोपेन किसका समयावी है? तो N ब्यूटेन का। C6H14 में कितने समव्यापी इनके आइसोमर्स होते हैं? ठीक है, तो C6H14 में कितने आइसोमर्स होते हैं? तो 5 होता है। C6H14 में कितने समयावी यानी कि समावयवी आइसोमर्स होते हैं? तो C6H14 में कितने आपका आइसोमर्स होगा? तो 5 आइसोमर्स होगा, ठीक है। प्रमुख यौगिक और उनके अभिक्रियाशील समूह। प्रमुख यौगिक और उसके अभिक्रियाशील समूह। एल्कोहल में OH होता है। एल्कोहल के कार्बनिक समूह है, तो इसके अभिक्रियाशील समूह में क्या होता है? एल्कोहल में OH होगा। एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। ईथर में सिर्फ O होता है, ठीक है, ऑक्सीजन्स, ठीक है। तो एल्कोहल में जो होता है ना, एल्कोहल में OH होता है, ठीक है। ईथर में जो होता है ना ऑक्सीजन और जल एल्कोहल में होता है, ठीक है। ईथर में O होता है। एल्डिहाइड में CHO होता है। एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड में होता है। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में जो होता है ना, कीटोन में क्या पाया जाता है? तो कीटोन में हम C बराबर O होता है। कीटोन में जो होता है ना C बराबर O होता है, ठीक है। कीटोन होता है। कीटोन जो होता है ना C से बड़ा, कार्बन से बड़ा, बराबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन बराबर होंगे, लेकिन कार्बन से बड़ा होगा आपका कीटोन। एस्टर में होता है ना COOR। एस्टर में COOR होता है। एस्टर में क्या होता है? COOR होता है एस्टर में। कार्बोलिक अम्ल में COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है, ठीक है। एमीन में NH2 होता है। एमीन में क्या होगा? NH2 होगा। एमीन में NH2 होता है, ठीक है। एमीन में NH2 होता है। इसके बाद में एनहाइड्राइड में जो होता है ना RCOOCOR, ठीक है। एनहाइड्राइड में होता है RCOOCOR होता है। नाइट्रेट में NO2। नाइट्रो में NO2 होता है। नाइट्रो में क्या होता है? नाइट्रो में NO2 होता है। इसके बाद में एमाइड में होता है CONH2, ठीक है। एमाइड में क्या होगा? CONH2 होता है एमाइड में। CONH2 होता है एमाइड में। क्लोरो में Cl होता है। साइनो में CN, ठीक है। और आइसोसाइनो में NC, ठीक है। NC आइसोसाइनो में NC हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरो में Cl हो जाएगा, क्लोरो में Cl। उसके बाद में साइनो में CN और आइसोसाइनो में NC, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक तो कार्बन जो होता है ना हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब उसमें भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या प्रफीन। ठीक है, एल्केन या प्रफीन हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन और पैराफिन कहेंगे, पैराफिन या एल्केन कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन या पैराफिन कहते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, गंधहीन होता है। ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाला अगर कह दे कि जो खुली श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या कहलाते हैं? तो खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है ना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यह उदासीन होता है, गंधहीन होता है। यह क्या होता है?
तो गंधहीन होता है। तो यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, गंधहीन होगा। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु कितने बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो एकल बंध द्वारा। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो परमाणु हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परमाणु कितने बंध से जुड़े होते हैं, तो एकल बंध में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ये सब जो होते हैं ब्यूटेन, ये सब क्या है, एकल बंध में जुड़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों का बढ़ता क्रम। ठीक है, तब मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, ऐसे करके बढ़ता है। यानी कि CH4 हो गया, इसके बाद में 2 होगा तो 2 लेंगे तो CH2 2 दूनी 4 + 2 होता है। ठीक है, एल्केन के सूत्र पर होता है, एल्केन CN एल्केन होता है C2। एल्केन जो होता है ना, एल्केन का सूत्र क्या होता है गो, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है एल्केन का, CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लिया मीथेन में तो एक लिया, तो यहाँ भी दुगुना हो जाएगा, यानी CH जो होता है 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2। ठीक है, मेथ में 2 लेंगे, प्रोप में 3 लेंगे, ब्यूट में 4 लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हाइड्रोकार्बन को भर का बढ़ता क्रम है। ठीक है, उसके बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CN। देखिए अभी दे दिया, CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन या पैराफिन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, एल्केन या पैराफिन जो होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अल्प क्रियाशीलता। ठीक है, पैराफिन एक लैटिन शब्द है। पैराफिन क्या है, तो पैराफिन एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, अल्प क्रियाशीलता होता है, अल्प क्रियाशीलता होती है। ठीक है, उसके बाद में दिया है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही को किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो मीथेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो मीथेन से प्राप्त होता है। दलदली क्षेत्र जैसे कि धान के खेत में मीथेन गैस मिलते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैसें प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन जो होता है 4 लेंगे, यानी कि C4 4 दूनी 8 + 2 10 हो जाएगा। तो सिगरेट लाइटर में क्या होता है, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है। दलदली क्षेत्र में जो होता है ना, यानी से धान के खेत में ये जो होता है ना आपका माइनिंग में, मीथेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु कितने बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो असंतृप्त। देखिए संतृप्त हमने कहा तो वो होता है एकल बंध से जुड़ा होता है। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये द्वितीय बंध से जुड़े होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, CnH2n, एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो एथिलीन कहलाएंगे। एल्कीन हो जाएगा तो एथिलीन हो जाएगा श्रेणी के हाइड्रोकार्बन, या ओलिफिन या एलिकीन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो एथिलीन श्रेणी का कहलाएंगे, एथिलीन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन या एलिकीन। ठीक है, एथिलीन श्रेणी, एथिलीन, ओलिफिन या एल्कीन। ठीक है, कार्बन द्विबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला क्या कहलाती है, तो एल्कीन कहलाएंगी। जबकि एकल व त्रिबंध वाली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन और एल्काइन कहलाती हैं। ठीक है, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन की एसिटिलीन होता है श्रेणी का हाइड्रोकार्बन, या एल्काइन होता है, एल्काइन। एसिटिलीन या एल्काइन इन हो गया, यानी कि CnH2n-2 होता है। ठीक है, त्रिबंध वाले में। आगे देखते हैं, गैस वेल्डिंग में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। एसिटिलीन क्या है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, तो एसिटिलीन गैस बनाती है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर पानी हम छिड़क दें तो वह एसिटिलीन गैस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में एसिटिलीन गैस के संदर्भ में सही तथ्य क्या है। ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग या उनके काटने में किया जाता है। देखिए एसिटिलीन का प्रयोग कैसे करते हैं, एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में, एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग और उसके काटने में किया जाता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। ठीक है, प्लास्टिक का निर्माण करने में एक कच्चा माल कौन सा है, तो एसिटिलीन है। प्लास्टिक के
के निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप के धातुओं को वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रतिदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग और उसके काटने में किया जाएगा। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त कच्चा माल है। उसके बाद में इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में, जो कार्बाइड लैंप है उसके प्रदीपक गैसों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्काइन समजातीय। एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? इथाइन है। ठीक है, एल्काइन समझे कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य क्या होना है? तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य जो होगा वह होता है हमारा इथाइन होता है। कौन होता है? तो इथाइन होता है। ठीक है, कौन होता है? तो इथाइन होता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य कौन होगा? तो इथाइन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं का सही क्रम जो होता है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हो जाएगा यानी कि घटता क्रम। इसमें CnH2n होता है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 होता है। ठीक है, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार का गंध पाई जाती है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक होता है एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन में जो होता है ना गंधहीन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, और एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन दो, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त को एकल बंध होता है और असंतृप्त का द्विबंध या त्रिबंध होता है। ठीक है, एल्केन से होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन से होता है। ठीक है, श्रेणी का। तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य जो होता है ना इथाइन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एरोमेटिक। इसमें बेंजीन के समान वलय संरचना पाई जाती है। देखिए, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो होता है ना बेंजीन के समान वलय संरचना पाई जाती है। बेंजीन जो होता है ना बेंजीन के समान ही उसमें क्या पाया जाएगा? वलय संरचना पाई जाती है। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बेंजीन को माना जाता है। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उस बेंजीन को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? तो बेंजीन को माना जाता है। ठीक है, बेंजीन को मानते हैं। उसके बाद में बेंजीन ने सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो माइकल फेराड ने। बेंजीन को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? माइकल फेराड ने 1825 में प्राप्त किया था। बेंजीन को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो माइकल फेराड ने 1825 में। ठीक है, बेंजीन की संरचना किसने दी जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की एक चक्रीय व्यवस्था है। तो बेंजीन की संरचना किसने दिया है? तो फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने दिया है। ठीक है, फ्रेडरिक ऑगस्टस केकुले ने दिया है। तो बेंजीन की संरचना जो होता है ना जिसमें 6 कार्बन के परमाणुओं की एक चक्रीय व्यवस्था होती है, किसने दिया है? तो फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने दिया है। बेंजीन के एक अणु संरचना के बंध कोण का मान कितना होता है? तो 120 डिग्री होता है। ठीक है, बेंजीन के एक अणु संरचना में बंध कोण का मान कितना होता है? 120 डिग्री होता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, 12 सिग्मा और 3 पाई बंध जो होता है ना बेंजीन में होता है और 120 डिग्री का इसका प्रत्येक का कोण होता है। ठीक है, एक अणु संरचना के बंध में कोण का मान कितना होता है? 120 डिग्री होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो होता है ना बेंजीन का होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो होता है ना C6H6। बेंजीन की व्यापारिक स्तर पर प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कोलदार से होती है। बेंजीन की व्यापारिक स्तर पर प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बेंजीन की व्यापारिक स्तर पर प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कोलदार से होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन है एरोमेटिक है तो C6 हो जाएगा। C फर्स्ट वाला में 6 और ए आपका 2n-6। ठीक है, तो बेंजीन की व्यापारिक स्तर की प्राप्ति C6H6 होता है और कोलतार से होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र होता है ना CN और CnH2n-6। ठीक है, एरीन किस हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम है? एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरीन क्या है? बेंजीन इन है। उसके बाद में बेंजीन और एरीन होता है एरोमेटिक होता है। बेंजीन किस हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम? आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के समान सूत्र। ठीक है,
कार्बनिक यौगिक और सूत्र। एल्केन होता है CnH2n+2। एल्केन क्या होता है, क्या सूत्र होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद में एल्कीन होता है CnH2n-H2n। एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। वहीं एल्कोहल में CnH2n+2O, ठीक है, CnH2n+2O इसमें जो होता है ना जुड़ जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ईथर के लिए भी CnH2n+2O होता है। ईथर में एल्कोहल, ईथर में लास्ट में एल्केन में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन, एल्डिहाइड जो होता है ना CnH2n होता है, एल्कीन वाला होता है एल्डिहाइड, और कीटोन CnH2nO, इसमें भी ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन O2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक CnH2n कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो होता है ना CnH2nO2, ठीक है, CnH2nO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या और पूर्वावलोकन। जैसे कार्बन परमाणु, ठीक है, जैसे कि C1 को यानी मेथ कहते हैं। सबसे पहला जो होता है ना प्रीफिक्स में मेथ होगा, मेथ। उसके बाद में मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 के पेंट हो जाएगा, 5 C5 के कार्बन 5 के पेंट हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हेक्स 6 का, हेक्स जो होता है ना 7 का सेप्ट, हेक्स हेप्ट 7 का हेप्ट, ऑक्ट 8 का, नोन 9 का, डेक 10 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। उसके बाद अनडेक होता है 11 का, अनडेक होता है कार्बन 11 का, अनडेक हो जाएगा, अनडेक। उसके बाद में डेडेक 12 का, अनडेक डेडेक 12। इकोसेन 20 का, इकोसेन होता है, 20 का क्या होता है तो इकोसेन होता है, EICOACN, इकोसेन 20 का होता है, C20 कार्बन 20 का होता है इकोसेन। और कार्बन 30 का होता है ट्राइकोंटेन, क्या हो जाएगा, ट्राइकोंटेन हो जाएगा। इकोसेन 20 का, ट्राइकोंटेन इकोसेन 20, इकोसेन क्या हो जाएगा 20, और ट्राइकोंटेन क्या हो जाएगा, ट्राइकोंटेन जो होता है ना 30 का, ट्राइकोंटेन 30 का, ठीक है। विभिन्न यौगिकों के उपेक नाम, नोमेनक्लेचर, ठीक है, जैसे कि आपका CH4 ये मीथेन हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 कार्बन लेंगे, में से 1 कार्बन लेंगे, ठीक है। इसमें 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8 कार्बन, ठीक है। तो ऐसा ही जो होता है ना 1 कार्बन लेंगे तो मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन और डेक, ठीक है, नोनेन और डोकेन, नोनेन और डिकेन, ठीक है, डिकेन हो जाएगा। तो 10 दूना 20 + 2, ठीक है, CnH2n+2 लिया गया है, ठीक है। तो डिकेन, नोनेन डिकेन। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक आयुध का प्रयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक आयुध का प्रयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का अन्य नाम क्या है तो सल्फर मस्टर्ड है। मस्टर्ड गैस का नाम क्या है तो सल्फर मस्टर्ड है। यह एक जहरीली गैस होती है जो खुली त्वचा पर फफोले डाल देती है, ठीक है। मस्टर्ड गैस क्या होता है तो मस्टर्ड गैस जो होता है ना सल्फर मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड गैस क्या होता है तो सल्फर मस्टर्ड होता है जो आपका खुली त्वचा पर क्या करता है, एक जहरीली गैस है जो फफोले डाल देती है। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस किस अवस्था में रहता है तो द्रव अवस्था में। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस किस अवस्था में रहता है तो द्रव अवस्था में रहता है। भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित हुई थी तो 3 दिसंबर 1984 को घोषित हुई थी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, UCIL, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से गैस आपका रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो होता है ना किस गैस से हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी, ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी था, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में किन गैसों का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, C2H3NO, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, C2H3NO। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो इथेफॉन का। कच्चे फल को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा तो इथेफॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा
एथिलीन व कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का भी प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। देखिए कच्चे फलों को पकाने में एक इथेफॉन होता है, दूसरा एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? इथेफॉन, एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। मानव गुर्दे में किस पदार्थ का एकीकरण से पथरी हो जाता है? ठीक है, तो मानव गुर्दे में पथरी कैसे होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो किडनी में जो होता है ना पथरी का होना कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। मिर्बेन का तेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। मिर्बेन के तेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिर्बेन के तेल के नाम से नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग गया था? तो ल्यूइसाइड का प्रयोग किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो ल्यूइसाइड का प्रयोग किया गया था। यह मस्टर्ड गैस की तरह अत्यंत जहरीली गैस होती है। मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूइसाइड का प्रयोग किया गया था। ल्यूइसाइड का प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्लोरोपिक्रीन मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? तो अत्यंत विषैला गैस है। क्लोरोपिक्रीन और मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन और मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है ना ये अत्यंत विषैली गैसें होती हैं। कैलेथ्रेट क्या है? तो कैलेथ्रेट क्या है? तो एक प्रकार का ईंधन है। यह मूल रूप से पानी के अणुओं में फंसा मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो कैलेथ्रेट क्या होता है? तो कैलेथ्रेट जो होता है ना एक प्रकार का ईंधन है जो मूल रूप से पानी के अणुओं में फंसा मीथेन गैस होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि भ्रम उत्पन्न करने वाली मेडिसिन किसे कहते हैं? तो LSD को कहते हैं, यानी कि लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड। लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड होता है। तो भ्रम पैदा करने वाली मेडिसिन कौन सी है? तो भ्रम पैदा करने वाली जो मेडिसिन होती है LSD होती है। लाइसर्जिक अम्ल डायोथाइलोमाइड होता है, डाइथाइलेमाइड। प्रमुख तत्व यौगिक और उनके उपयोग। ठीक है, तत्व यौगिक और उसके उपयोग। फ्लोरेंस का प्रयोग कैसे? कार्बन के अपरूप के रूप में। फ्लोरेंस का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो कार्बन के अपरूप के रूप में फ्लोरेंस का प्रयोग करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कीरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कीरोटिन क्या है? तो मानव त्वचा के बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन को कीरोटिन कहा जाता है। ठीक है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव को मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ठीक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लूओरीन जो होता है ना, फ्लोरीन से कार्बन का रूप है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन युक्त बहुलक टेफ्लॉन है। पायरीन जो होता है ना अग्निशामक, पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है जो बिजली से आग बुझाने का काम करता है। तो पायरीन क्या है? एक अग्निशामक है। पायरीन क्या है? तो अग्निशामक है। पायरीन से आग बुझाया जाता है। पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के नाम से जाना जाता है जो बिजली से आग बुझाने के लिए काम आता है। बिजली से आग बुझाने में काम आने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जो पायरीन है। उसके बाद में इथाइल अल्कोहल क्या है? एक मादक द्रव या शराब है। इथाइल अल्कोहल जो होता है ना पीने योग्य एक शराब होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना जहरीली शराब होता है जिससे अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है मिथाइल अल्कोहल से। आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म है एक जीवाणुनाशक। आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म जो होता है ना आयोडोफॉर्म एक जीवाणुनाशक है। फॉर्मेलिन एक उत्तम परिरक्षक है। फॉर्मेलिन क्या है? आयोडोफॉर्म जो होता है ना आयोडोफॉर्म एक जीवाणुनाशक है। आयोडोफॉर्म जो होता है ना आयोडोफॉर्म एक जीवाणुनाशक है। उसके बाद में फॉर्मेलिन जो होता है ना उत्तम परिरक्षक होता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? उत्तम परिरक्षक होता है। नेफ्थलीन कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में काम आता है। नेफ्थलीन क्या आता है? तो नेफ्थलीन का प्रयोग हम कीड़ा जो होता है ना कपड़ा में जो कीड़ा लगा रहता है उसे दूर करने के लिए नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? उत्तम परिरक्षक है। फॉर्मेलिन एक उत्तम परिरक्षक है और नेफ्थलीन कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में काम आता है। ठीक है। उसके बाद में है कि एल्कोहल। साधारणतः एल्कोहल किसे कहा जाता है? तो एथिल अल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं। ये कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। साधारणतः एल्कोहल किसे कहते हैं? तो साधारणतः हम एल्कोहल किसे कहेंगे? तो एथिल अल्कोहल के कहेंगे। ये कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों से पाया जाता है। एल्कोहल क्या होता है? तो एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी। ठीक है। एल्कोहल क्या होते हैं?
तो एल्कोहल क्या होते हैं, तो ये होता है एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी होते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं, तो एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी, एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोक्सी को हम क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। एल्कोहल में किन तत्वों का समन्वय होता है, तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है। एल्कोहल में क्या क्या होता है, तो एल्कोहल में हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एल्कोहल में होते हैं। सभी प्रकार के शराब का मुख्य अव्यय क्या होता है, एथिल अल्कोहल। सभी प्रकार के शराब का मुख्य अव्यय क्या होता है, तो सभी प्रकार के मुख्य अव्यय जो होता है ना, वो होता है एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि शराब का अध्ययन ओनियोलॉजी, शराब के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओनियोलॉजी कहेंगे। शराब के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ओनियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद में है कि एल्कोहल की मात्रा किस में न्यून होती है, तो बियर में 3 से 6% होती है। एल्कोहल की मात्रा सबसे कम किस में होती है, बियर में होती है, 3 से 6% होती है। अल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक रम में होती है, रम में 45 से 55% होता है। तो एल्कोहल की मात्रा सबसे कम बियर में 3 से 6%, एल्कोहल की मात्रा सबसे सर्वाधिक रम में होता है 45 से 55%। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है, एथिल अल्कोहल को कहते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहेंगे, तो स्पिरिट ऑफ वाइन जो होता है ना, स्पिरिट ऑफ वाइन जो होता है ना, एथिल अल्कोहल को कहते हैं। ठीक है। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल को होता है। एथिल अल्कोहल को जो हम क्या कहेंगे, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में कि एथिल अल्कोहल में क्या मिला देने से वह पीने योग्य हो जाता है, तो मेथिल अल्कोहल, मिथेनॉल या पिरिडिन। ठीक है। एथिल अल्कोहल में क्या मिला देने से, तो मिथेनॉल मिला देंगे या पिरिडिन मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो अयोग्य हो जाएगा, पीने योग्य। अत्यधिक सेवन से अधमता, पागलपन, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अंधा हो सकता है या पागल हो सकता है। ठीक है। अन्य एल्कोहल क्या है, ग्रेन एल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल क्या है, तो ग्रेन यानी कि अन अल्कोहल जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल होता है। कास्ट स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल होता है। वुड स्पिरिट क्या हो जाएगा, देखिए अन्न जो होता है ना आपका, ग्रेन अनाज जो होता है ना, अनाज वाला जो होता है ना, वह होगा एथिल अल्कोहल होगा। और मेथिल अल्कोहल जो होता है ना, कास्ट वुड होता है, वुड स्पिरिट होता है। सबसे सरल अल्कोहल किसे कहते हैं, तो मेथेनॉल को कहते हैं। मिथेनॉल जो होता है ना, सबसे सरल अल्कोहल है जिससे मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो मेथनॉल क्या है, सबसे सरल अम्ल है। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा आता है, तो सबसे सरल अल्कोहल जो होता है ना, मेथनॉल होता है। ठीक है। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3OH। मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3OH होता है, CH3OH होता है। ठीक है। CH3OH होता है। उसके बाद में सीरा यानी कि मोलासेस किसके उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है, तो एल्कोहल के लिए। सीरा किसके उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है, तो सीरा जो होता है ना, किसके उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है, तो वो होता है एल्कोहल के लिए। सीरा जो होता है किसके उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है, तो एल्कोहल के लिए है। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से किसका प्रयोग होता है, शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, तो होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है। क्या प्राप्त होता है, तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फॉर्मेटेशन कहलाती है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज अगर एथिल अल्कोहल में चेंज हो गया, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम फॉर्मेटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मेटेशन कहेंगे। ठीक है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करता है, तो जाइमेज होता है। कौन सा एंजाइम जो होता है ना, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में क्या करता है, इथेनॉल में, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल में परिवर्तन करता है, तो जाइमेज होता है। क्या होता है, जाइमेज होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज हो गया। जाइमेज और एंजाइम से इथेनॉल में बदलने के लिए 2C2H5OH, 2C2H5OH इथेनॉल हो गया, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, निकल जाता है, यानी कि छोड़ देता है। तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा C6H12O6। जो ग्लूकोज को जाइमेज या एंजाइम द्वारा जो होता है ना, इथेनॉल में बदलने पर 2C2H5OH प्लस 2CO2 जो होता है ना, वाष्पीकरण हो जाता है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहा जाता है। इथेनॉल किससे प्राप्त होता है, तो गन्ना से। इथेनॉल किससे प्राप्त होता है, गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो
78 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, इथेनॉल का क्वथनांक होता है। शराब, दवाइयों और वायुयानों के ईंधन में के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शराब में, दवाई में और वायुयान में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लाइकोल का। अंतरिक्ष यानों के ईंधन में को जमने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है कि टिंचर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन होता है, खांसी का सिरप होता है एक, और उसके बाद में कई टॉनिक जो होता है ना, उसके प्रयोग में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने, देखिए इथेनॉल को इथेन में अगर बदलेंगे तो उसके लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो उसको जो होता है ना, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H8O3, C3H8O3 होता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, C3H8O3 जो होता है ना, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि प्रमुख एल्कोहल के सूत्र और उनके रासायनिक नाम। प्रमुख एल्कोहल के सूत्र और उसके रासायनिक नाम। तो एल्कोहल का सूत्र देखिए, तो एल्कोहल का सूत्र और साधारण नाम क्या है? तो CH3OH, CH3OH होगा तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। CH3OH जो होता है ना, वो होता है मेथिल अल्कोहल। CH3OH होगा तो मेथिल होगा। CH3, उसके बाद में CH2OH होता है, एथिल अल्कोहल होता है। CH3CH2OH, ठीक है, डबल CH2 होता है। CH3 डबल CH2 और OH, ये होगा एन प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। एन प्रोपिल एल्कोहल को CH3CH2CH2OH होता है, वह प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद में CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद CHOH, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस और CHOH जो होता है ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH2OH एन ब्यूटाइल एल्कोहल होता है। ठीक है। CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस और CH2OH, यह होता है एन ब्यूटिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एन ब्यूटिल अल्कोहल होता है। प्रमुख ब्रांड उसमें एल्कोहल की मात्रा व कच्चे माल के स्रोत। प्रमुख ब्रांड उसमें एल्कोहल की मात्रा व कच्चे माल के स्रोत। देखिए एल्कोहल की मात्रा, रम में जो होता है ना, एल्कोहल की मात्रा 45 से 55% होती है। सीरा, ये कच्चा माल इसका सीरा से प्राप्त होता है। ठीक है। सीरा से रम बनता है। सीरा से क्या बनता है? रम। ठीक है। इसमें 45 से 55% होता है। तो उसके बाद में ब्रांडी होता है, इसमें 40 से 50% अंगूर से। ब्रांडी को अंगूर से बनाया जाता है, 40 से 50% होता है। विस्की जो होता है ना, 40 से 50% विस्की भी होता है, जौ से बनाया जाता है। ठीक है। तो ब्रांडी और विस्की जो होता है ना, इसमें 40 से 50% अल्कोहल होता है। तो ब्रांडी किससे बनाया जाता है? तो अंगूर से, और विस्की बनाया जाता है जौ से। रम सीरा से बनाया जाता है, 45 से 55% इसमें शराब होता है। एक जीन होता है जो 35 से 40% मकई से बनाया जाता है। ठीक है। एक जीन नाम के शराब होता है। जीन नाम का शराब होता है जो 35 से 40% इसमें शराब एल्कोहल होता है, मकई से बनाया जाता है। पोर्ट और शेरी 15 से 25% अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है। पोर्ट और शेरी जो होता है ना, नामक शराब में 15 से 25% शराब होता है, अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है शैम्पेन जो होता है ना, 10 से 15% अंगूर से बनाया जाता है। शैम्पेन जो होता है ना, शैम्पेन में 10 से 15% का एल्कोहल होता है। शैम्पेन में कितना होता है? तो 10 से 15% अल्कोहल होता है शैम्पेन में, और यह बनाया जाता है अंगूर से। ठीक है। बियर 3 से 6% जौ से। ठीक है। उसके बाद में एक साइडर होता है, 2 से 6% सेव से बनाया जाता है। साइडर सेव से। बियर जो होता है ना, 3 से 6% तक होता है, जौ से बनाया जाता है। और साइडर होता है 2 से 6%। साइडर जो होता है ना, 2 से 6% होता है। और साइडर को किससे बनाया जाता है? तो यह सेव से बनाया जाता है साइडर को। ठीक है। अब आते हैं कार्बनिक अम्ल, यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH। कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह का क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है ना, COOH होता है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1 CnH2n+1 COOH या CnH2nO2।
ठीक है, CnH2nO2 होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह COOH, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह का सामान्य सूत्र जो होगा ना वो CnH2n+1 COOH, ठीक है, CnH2n+1 CnH2n+1 COOH होता है, या CnH2n और O2, CnH2n ओके। सिरकों में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके से संबंधित सही तथ्य, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। गन्ने के रस को अगर किण्वित कर दें, गन्ना के रस को किण्वन करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और गन्ने के रस को किण्वन करेंगे तो सिरका बनता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। सिरका क्या होता है? तो सिरका जो होता है ना एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है सिरका, ठीक है। किस द्रव के एकीकृत होने पर मांसपेशियां थकान को अनुभव करता है? तो लैक्टिक एसिड है, ठीक है। किस द्रव के एकीकृत होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। एसिड से संबंधित सही तथ्य, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो होता है ना एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ना एसिटिक अम्ल से जो होता है ना तेज है, और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। नींबू में प्रायः कौन सा होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नींबू में प्रायः कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर में के निर्माण में किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। अंगूर में कौन सा? तो टार्टरिक अम्ल होता है। किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में जो होता है ना बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर में किस बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख कार्बनिक अम्ल और उसके स्रोत। एसिटिक अम्ल जो होता है ना सिरका, अचार और फलों के रस से मिलता है। एसिटिक अम्ल किससे मिलता है? तो सिरका से मिलेगा एसिटिक अम्ल, अचार से मिलेगा और फलों के रस से। फलों के रस से, अचार से और सिरका से जो होता है ना एसिटिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है ना दूध और दही से, दूध और दही से लैक्टिक अम्ल मिलता है। मैलिक अम्ल जो होता है ना सेब हो गया, केला होगा और खुबानी और चेरी, ठीक है। मैलिक अम्ल जो होता है ना केला, सेब, मैलिक अम्ल जो होता है ना सेब, केला, खुबानी और चेरी से मिलता है। मैलिक अम्ल किससे मिलता है? तो मैलिक अम्ल जो होता है ना सेब, केला, खुबानी और चेरी से मिलता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना लाल चींटियों से मिलती है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ना खट्टे फलों से। साइट्रिक अम्ल किससे मिलता है? तो खट्टे फलों से साइट्रिक मिलता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है ना घास, पत्ता और मूत्र से मिलता है। बेंजोइक अम्ल किससे मिलता है? घास, पत्ता और मूत्र से बेंजोइक अम्ल मिलता है। सॉरेल के वृक्ष से ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है? तो सॉरेल के वृक्ष से मिलता है। सॉरेल के वृक्ष से कौन सा अम्ल मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है सॉरेल के वृक्ष से, ठीक है। इमली और अंगूर से टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर से कौन सा अम्ल मिलता है? तो टार्टरिक अम्ल मिलता है इमली और अंगूर से। गेहूं से आपका ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं से। ग्लूटेमिक अम्ल किससे मिलता है? तो गेहूं से मिलता है। ब्यूटारिक अम्ल जो होता है ना दुर्गंध युक्त मक्खन से हम ब्यूटेरिक अम्ल मिलेगा। दुर्गंध करता हुआ मक्खन जो होगा ना दुर्गंध युक्त मक्खन से क्या मिलता है? ब्यूटारिक अम्ल मिलता है। शीतल पेय और सोडा वाटर से कार्बनिक अम्ल किससे मिलता है? तो शीतल पेय और सोडा वाटर से कार्बनिक अम्ल मिलता है, ठीक है। माल्टोस किससे प्राप्त होता है? माल्टोस माल्ट से प्राप्त होता है। माल्टोस किससे प्राप्त होता है? माल्टोस माल्ट से प्राप्त होता है। माल्ट किस उत्पादन से प्राप्त होता है? अंकुरित अन्न को सुखाकर। देखिए माल्टोस माल्ट से प्राप्त होता है। और माल्ट किससे प्राप्त होता है? अंकुरित अनाज को अगर सुखा देंगे, अंकुरित अन्न को सुखा करके माल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंकुरित अनाज को सुखा करके माल्ट का प्रयोग मिलता है। अंकुरित अनाज को सुखाएंगे तो माल्ट मिलेगा। और माल्टोस किससे प्राप्त होता है? तो माल्ट से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि फॉर्मेल्डिहाइड एस्टर या एस्टर। फॉर्मेलिन क्या है? एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है।
फॉर्मेलिन क्या होता है? तो फॉर्मेलिन जो होता है ना, एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मृत अंगों को सामान्यतः किसमें रखा जाता है? फॉर्मेलिन में। मृत अंगों को किस में रखा जाता है? तो फॉर्मेलिन में रखा जाता है। एस्टर का सामान्य सूत्र क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टर का सामान्य सूत्र जो होता है ना, CnH2n+1 COOH जो होता है ना, CnH2n+1 COOH किसका था? तो वो था आपका कार्बोक्सिलिक समूह का। और वहीं जो होता है ना CnH2n+1 COOR किसका होता है? ये होता है एस्टर का। ठीक है, किसका होता है? एस्टर का होता है। COOR किसका? एस्टर का। या CnH2nO2 CnH2nO2 जो होता है ना, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एस्टर दोनों का जो होता है ना समान होता है, CnH2nO2। तो CnH2n+1 COOR जो होता है ना, एस्टर का समान सूत्र होता है। ठीक है, एस्टर कैसी गंध देती है? तो फल जैसी। एस्टर में कैसी गंध होती है? तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इस एस्टर का गंध कैसा होगा? तो फल की जैसा एस्टर का गंध होगा। ठीक है, मृत अंगों को हम फॉर्मेलिन में रखेंगे। उसके बाद में है कि किसका प्रयोग इत्र बनाने में किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद में एजेंट बनाने में किया जाता है? तो एस्टर का। देखिए, इत्र बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? तो इत्र बनाने में, और उसके साथ साथ स्वाद के एजेंट में के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्टर का। कौन सा यौगिक है जिसका अनुभार निम्न होने पर सुगंध के रूप में तथा अनुभार उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में प्रयोग होता है? तो एस्टर। कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका अनुभार निम्न होने पर सुगंध देता है, निम्न होने पर सुगंध के रूप में, तथा अनुभार उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग करते हैं? तो एस्टर का। ठीक है, किसका उपयोग इत्र व स्वादिष्ट मामले के रूप में किया जाता है? तो एस्टर का। किसका उपयोग इत्र व स्वादिष्ट मामले के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग इत्र व स्वादिष्ट मसले के रूप में किया जाता है? तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है? तो घोल रंगहीन हो जाएगा। अगर फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है? तो फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाएगा। एल्डिहाइड कैसा एजेंट है? प्रबल अपचायक एजेंट है। एल्डिहाइड क्या है? तो एक प्रबल अपचायक एजेंट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा एजेंट होता है? तो प्रबल अपचायक एजेंट होता है। टेबल दानेदार चीनी, टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर को किस नाम से जाना जाता है? तो टेबल दानेदार चीनी को सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। चीनी का रासायनिक समीकरण क्या है? तो C12H22O11 लैक्टोस। ठीक है, चीनी का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो C12H22O11 C12H22O11 लैक्टोस होता है। ग्लूकोज के एक अणु कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज के एक अणु कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। ग्लूकोज के एक अणु कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। किस यौगिक को तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीला हरा रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है? तो क्लोरोबेंजीन होता है। देखिए, किस यौगिक को तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसे तांबा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो नीला हरा रंग ज्वाला उत्पन्न करेंगे? नीला हरा रंग का ज्वाला उत्पन्न करेगा तो क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेल पॉलिश रिमूवर को क्या मौजूद होता है? एसीटोन होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है? तो एसीटोन होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो वह किस परिवर्तन हो जाता है? तो फॉस्जिन में। क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो फॉस्जिन के रूप में जो होता है ना, फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है विविध में है कि ओजोन से संबंधित सही तथ्य। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन क्या करती है? तो जल के सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ओजोन क्या है? ओजोन रेडियो एक्टिव जो गैस होती है वो नहीं है। ओजोन क्या होता है? जल के छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उसको मार देती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? एलिथ्रीन। यह संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक होता है। यह संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एलिथ्रीन का। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? एलिथ्रीन का। यह संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक होता है। ठीक है, पायरेथ्रोइड या पायरेथ्रीन से प्राप्ति
का क्या स्रोत है? तो एक बीजीय पौधे से। पायरेथ्रोइड या पायरेथ्रिन, पायरेथ्रोइड या पायरेथ्रिन जो की प्राप्ति से क्या स्रोत है, की प्राप्ति का क्या स्रोत है? तो एक बीजीय पौधा, एक बीजीय पौधे से पायरेथ्रोइड या पायरेथ्रिन प्राप्त किया जा सकता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर को खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल का। फायर अलार्म में, फायर जो अलार्म होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? फोटोसेल का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कौन सी गैस से प्रयोग लाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न की जाती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न की जाती है? तो उसमें देखिए, दो अग्निशामक में जो होता है ना, क्या भरा रहता है? तो उसमें भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 भरा जाता है। उसके बाद में तनु HCl होता है, और इस दोनों की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। रोडेंटिसाइड क्या है? रोडेंटिसाइड एक प्रकार की कीट नियंत्रक रसायन है, ठीक है। रोडेंटिसाइड क्या है? तो रोडेंटिसाइड जो होता है ना, एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड जो होता है ना, एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है। रोडेंटिसाइड का उपयोग होता है ना, चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों को नियंत्रण हेतु, ठीक है। तो रोडेंटिसाइड जो होता है ना, का प्रयोग चूहा हो गया या गिलहरी आदि जो कुतरने वाले जानवर हैं उसको नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। चूहे विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड का। चूहे विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो चूहा जो होता है ना, विष के रूप में किसका प्रयोग करता है? तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड का। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या है? तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? अनाजों के परिरक्षण में किया जाता है, परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। तो हमने पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, आपका पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहे के मारने में, और यही एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किसमें करेंगे? अनाजों के परिरक्षण में। अनाजों के परिरक्षण में एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का उपयोग? एल्युमिनियम सल्फेट का। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में कौन सा यौगिक? तो एल्युमिनियम सल्फेट का। किसका प्रयोग करेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कौन एक शाकनाशक यानी कि हर्बिसाइड्स है? तो सोडियम क्लोरेट है, ठीक है, सोडियम क्लोरेट, NaClO3। कौन सा एक शाकनाशक है यानी कि हर्बिसाइड्स है? कौन एक शाकनाशक यानी हर्बिसाइड है? तो सोडियम क्लोरेट है, यानी कि NaClO3 जो होता है ना, हर्बिसाइड है। कौन सा एक शाक जो होता है ना और हर्बिसाइड है? तो सोडियम क्लोरेट एक हर्बिसाइड होता है। समस्थानिक C6C14 किससे मापन से संबंधित है? जीवाश्मों के काल निर्धारण से। C14 कार्बन 14 जो होता है ना, किसकी मापन से संबंधित है? 6C कार्बन 14, तो जीवाश्म के काल का निर्धारण करने के लिए। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण किस रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने के काल निर्धारण में किस रेडियो का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेडियोधर्मी डेटिंग से किसकी मापी की जाती है? तो चट्टानों की उम्र के। रेडियोधर्मी डेटिंग से चट्टानों की और जीवाश्मों के मापने के लिए कार्बन 14 से, ठीक है। पृथ्वी की आयु के मापन के लिए यूरेनियम विधि, ठीक है। पृथ्वी की आयु के मापन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु के मापने में। रेडियोधर्मी डेटिंग में चट्टानों की उम्र पता चलती है। एक कार्बन डेटिंग में किसके समतुल्य होता है? 1000 kg के CO2 के। एक कार्बन डेटिंग किसके समतुल्य होता है? तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। एक कार्बन डेटिंग किसके समान होता है? तो 1000 kg। एक कार्बन डेटिंग जो होता है ना, 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। धूप के चश्मों में किसका? तो क्रुक्स कांच का। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे में। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता किस कांच में होती है? क्रुक्स कांच में। देखिए, पराबैंगनी किरणों को सोखने की यानी कि अवशोषण करने की क्षमता क्रुक्स कांच में होती है, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसके? यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर्स वूल के नाम से भी जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। ZnO किसे यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर्स वूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यशद पुष्प के नाम से किसे जाना जाता है? यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। ZnO जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है, ठीक है।
उसके बाद में है कि मृत मछली से आने वाली दुर्गंध का क्या कारण है? तो अमीनो यौगिक यानी कि ट्राईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन है। ठीक है, मृत मछली से आने वाली दुर्गंध के क्या कारण है? तो ठीक है, तो मृत मछली से आने वाली दुर्गंध, मृत मछली से आने वाली दुर्गंध का क्या कारण है? तो अमीनो यौगिक ट्राईमेथिलीन है, मेथिल एमीन है, ट्राईमेथिल एमीन, अमीनो यौगिक ट्राईमेथिल एमीन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो म्यूरिक सल्फाइड है, HgS। मर्क्यूरिक Hg से पारा मर्क्यूरिक HgS सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है ना, सिंदूर का रासायनिक नाम है। मृत मछली से आने वाली दुर्गंध का क्या कारण है? अमीनो यौगिक यानी कि ट्राईमेथिल एमीन। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो ईओसिन से बनाई जाती है। ठीक है, लाल स्याही ईओसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही जो बनाई जाती है ईओसिन से बनाई जाती है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो ईओसिन से बनाई जाती है। सोडियम क्रोमेट द्वारा किस रंग की आपूर्ति होती है? तो लाल रंग की। सोडियम क्रोमेट, लाल स्याही ईओसिन से बनाई जाती है। सोडियम क्रोमेट द्वारा किस रंग की आपूर्ति होती है? तो लाल रंग की। ठीक है, सोडियम क्रोमेट से किस रंग की आपूर्ति होती है? तो लाल रंग की होती है। ठीक है, दिया सलाई के उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस ट्राईसल्फाइड, P2S3। ठीक है, सल्फाइड। दिया सलाई के उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राईसल्फाइड, फास्फोरस P2S3 सल्फाइड का। ठीक है, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राई सल्फाइड, लाल फास्फोरस हो जाएगा, उसके बाद में फास्फोरस ट्राई सल्फाइड हो जाएगा। माचिस की तिलियों किस लकड़ी की बनी होती है? तो चीड़ की। ठीक है, चीड़ के पेड़ की जो होता है ना, माचिस की तिलियाँ किसकी बनी होती है? तो चीड़ की बनी होती हैं। माचिस की तिलियाँ के एक सिरे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट, लेड, एंटीमनी सल्फाइड व गोंद का। माचिस की तिलियों के एक सिरे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट हो गया, एंटीमनी सल्फाइड हो गया, रेड, उसके बाद में रेड लेड हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद, उसके बाद में रेड लेड और पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाले सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो लाल फास्फोरस। माचिस की डिब्बी के रगड़ने वाली सतह पर एक लाल फास्फोरस होता है, एंटीमनी सल्फाइड होता है, कांच का चूर्ण और गोंद। ठीक है, कांच का चूर्ण और गोंद होता है। लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, उसके बाद में कांच का चूर्ण और गोंद होता है। भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला निम्न तापीय विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कावारत्ती लक्षद्वीप में 2005 में। भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कावारत्ती लक्षद्वीप 2005 में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, CaSO4 का 2H2O। क्षारीय भूमि को सुधार करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 2H2O। ध्रुव पर्दे के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का। ध्रुव पर्दे के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्रुव पर्दे के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड का। ध्रुव पर्दे के निर्माण में टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस से उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस से उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? कौन वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक रहता है? तो हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कौन वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? कौन वायु का अकार्बनिक और गैसीय प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। बिस्फेनॉल ए क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? तो BPA क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। बिस्फेनॉल ए यानी कि BPA क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
अम्ल वर्षा में किसकी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है। वैश्विक तापन के विभिन्न गैसों के अपेक्षित योगदान, गैस और प्रतिशत। जलवाष्प 60% होता है। ठीक है। वैश्विक ताप में जलवाष्प कितना होगा? 60% जलवाष्प होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 26% होती है। ठीक है। जलवाष्प कितना होगा? तो जलवाष्प जो होता है ना 60% होता है। जलवाष्प कितना होता है? तो 60% जलवाष्प होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 26% होता है। ओजोन 8% होता है। मीथेन CH4 4%। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना 1.5% 0.5% जो होता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, वो अन्य। ठीक है। तो हमने वैश्विक तापन में विभिन्न गैसों के अपेक्षित योगदान जो होता है ना, उसमें जलवाष्प कितना होगा? जलवाष्प होगा 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, ओजोन 8%, मीथेन 4%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, तो क्लोरोफ्लोरो CFC और अन्य 0.5% होता है। ठीक है। उसके बाद में प्रमुख यौगिक तत्व और उनके अनुप्रयोग। जैसे देखिए इसमें नीला थीता, जैसे कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोता को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। नीला थोता को क्या कहते हैं? तो कॉपर को नीला को कॉपर सल्फेट कहते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग कवकनाशी और शैवालनाशी में करते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग हम कवक के नाशी में और शैवालनाशी में, ठीक है, इसका नीला थोता का प्रयोग करेंगे। इयोसिन क्या है? इयोसिन को लाल स्याही में प्रयोग करते हैं। इयोसिन का प्रयोग हम लाल स्याही में के रूप में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड होता है ये कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा में कौन प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। कवकनाशी और शैवालनाशी में आता है नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट। लाल स्याही में इयोसिन। आपका रोडेंटेनाशी यानी कि कृंतकनाशी में जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। रोडेंटनाशी जो होता है ना, रोडेंटनाशी जो होता है ना यानी कि कृंतकनाशी में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में मैग्नीशियम, आतिशबाजी में जो होता है ना मैग्नीशियम का, परमाणु बम में यूरेनियम का, परमाणु में यूरेनियम का, आतिशबाजी जो होता है ना पटाखा वड़ाखा उड़ाने में मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन होता है। ठीक है। उसके बाद में गैल्वेनीकरण में भी जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में किसका होता है? जिंक का प्रयोग होता है। अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है। अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है। घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। घावों की मरहम पट्टी में क्या होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। प्रशीतक के रूप में द्रवित अमोनिया। ठीक है। प्रशीतक के रूप में जो होता है ना इसमें द्रवित अमोनिया का प्रयोग किया। माचिस में जो होता है ना पोटेशियम क्लोरेट। माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है माचिस में। शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है। द्रवित अमोनिया में जो होता है ना प्रशीतक में द्रवित अमोनिया। घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग। घाव की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड। गैल्वेनीकरण में जो होता है ना जिंक का। ठीक है। माचिस में जो होता है ना पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस में क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट KCl, तो पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो पोटेशियम, माचिस में पोटेशियम क्लोरेट। शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में क्या होता है? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है शुष्क सेल में। ठीक है। शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल। संचायक सेल में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रशीतक में फ्रेऑन। प्रशीतक के रूप में जो होता है ना एक फ्रेऑन होता है, वो फ्रेऑन भी होता है और द्रवित अमोनिया भी होता है। एंटीनॉक एजेंट क्या है? टेट्राएथिल लेड है। एंटीनॉक एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड का प्रयोग करते हैं। एंटीनॉक एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड। ठीक है। कीटनाशी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कीटनाशी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मधुरक में एस्पार्टेम। कृत्रिम मधुरक में जो होता है कृत्रिम जो मधुरक बनाया जाता है उसमें एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रबर में नियोप्रीन। संश्लेषित रबर में नियोप्रीन। प्रतिहिस्टेमिन क्या है? बेनाड्रिल। प्रतिहिस्टेमिन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेनाड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रतिहिस्टेमिन में बेनाड्रिल का। प्रतिहिस्टेमिन में किसका प्रयोग किया जाता है? बेनाड्रिल का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशा क्या है? तो केवलार है। संश्लेषित रेशा जो होता है ना केवलार, संश्लेषित रेशा के रूप में केवलार का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशा के रूप में केवलार। ठीक है। संश्लेषित रेशा के रूप में केवलार का प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोधी दवा टेक्सोल। कैंसर रोधी दवा कौन सा है? तो टेक्सोल है। विस्फोटक के रूप में नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। और विस्फोटक के रूप में नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। विस्फोटक के रूप में जो होता है नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। विस्फोटक के रूप में कौन होता है? तो नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड। उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट।
उर्वरक में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट। बेकरी में मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। पोटेशियम टार्ट्रेट, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है ना बेकरी में किसका प्रयोग करते हैं? बेकरी में जो होता है ना, बेकरी में हम मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिस में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन का, दर्द निवारक में यानी कि एनाल्जेसिक में जो होता है ना मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक या कीटनाशी में बोरिक एसिड, एंटीसेप्टिक जो होता है ना, एंटीसेप्टिक या कीटनाशी जो होता है ना, उसमें बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरिक एसिड का प्रयोग किया। दर्द निवारक में मॉर्फिन और एंटीसेप्टिक कीटनाशी में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख समझौता तथा उनके लक्ष्य, ठीक है। अल्मा अट्टा घोषणा, अल्मा अट्टा घोषणा जो होता है ना हुआ था 1978 में। अल्मा अट्टा घोषणा जो होता है ना, अल्मा अट्टा घोषणा 1978 में हुआ था। इसका लक्ष्य था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित था। प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित कौन सा समझौता था? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए संबंधित जो समझौता था वह था अल्फा अट्टा घोषणा 1978। अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित हेग समझौता, हेग समझौता कब हुआ था? 1980 में हुआ था। हेग समझौता 1980 में हुआ था। इसमें था अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित, बाल अपहरण जो हो रहा था यानी छोटे बच्चों का अपहरण, उसे संबंधित पहलुओं से संबंधित था हेग समझौता 1980 का, ठीक है। उसके बाद में तालानुआ संवाद, उसके बाद में तालानुआ संवाद हुआ। तालानुआ संवाद को कोप 23 कहा जाता है। कोप 23 संवाद होता है तालानुआ संवाद। इसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, वैश्विक जलवायु संबंधित। कोप 23 क्या था? तो इसे हम तालानुआ संवाद कहते हैं, ठीक है। तालानुआ संवाद कहते हैं कोप 23 को, इसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। अंडर 2 गठबंधन, अंडर 2 गठबंधन क्या है? तो अंडर 2 गठबंधन जो होता है ना, यह वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य को प्राप्त करना है। अंडर 2 गठबंधन क्या है? तो अंडर 2 गठबंधन है कि वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस, नेट जीरो अंडर 2 गठबंधन जो अलायंस है उसमें है कि वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद में आगे है